हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको वर्क डन कंप्लीट कराया था और साथ में न्यूमेरिकल भी कराया था। और उस न्यूमेरिकल के द्वारा हमने पूरा जितने भी प्रोसेस होते हैं उनमें जितना भी वर्क डन के अलग अलग फॉर्मूले यूज़ होते हैं उन सब का रिवीजन किया था। तो आज शुरू कर रहे हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी से रिलेटेड है और जिसका नाम है हीट। तो हीट किसे कहते हैं? द एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, कि जहां पर टेम्परेचर का डिफरेंस होने की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, तो उसे हम हीट ट्रांसफर कहते हैं। इसके लिए साइन कन्वेंशन क्या मानेंगे कि यदि हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो पॉजिटिव, और यदि सिस्टम से हीट ले रहे हैं या बाहर निकाल रहे हैं तो नेगेटिव। तो हीट सप्लाइड टू द सिस्टम विल बी पॉजिटिव एंड हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम और लूज बाय द सिस्टम विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव। चलिए, अब Q बराबर mc डेल्टा टी, ये फॉर्मूला हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ इसको देखते हैं कि यदि हम दो कंटेनर में सेम मास ले लें, मतलब 5 kg, 1 kg, 2 kg, दोनों में मास की वैल्यू सेम रखें, लेकिन इसका टेम्परेचर, पहले वाले का कंटेनर का टेम्परेचर 10 डिग्री से 30 डिग्री तक बढ़ाना है हमें, तो इसे जो हीट सप्लाई करनी होगी वो डेल्टा टी कितना होगा उसके लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यदि m तो कांस्टेंट है, लेकिन इस वाले कंटेनर में जो टेम्परेचर है वो हमें थोड़ा ज्यादा बढ़ाना है, 10 डिग्री से 50 डिग्री तक। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर हमें हीट सप्लाई ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात यह हुई कि जो हीट है, हीट सप्लाई की जा रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गई? टेम्परेचर डिफरेंस के। कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहां से निकल करके आया कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब दूसरा देखते हैं कि यदि हमने मास एक कंटेनर में 1 kg लिया, सपोज कम लिया, और दूसरे में थोड़ा ज्यादा लिया, 5 kg लिया, लेकिन यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस सेम रखा। जैसे यहां पर हमने मास को कांस्टेंट किया था, तो यहां पर हमने डेल्टा टी को कांस्टेंट कर दिया। यदि आप दोनों के लिए देखेंगे तो डेल्टा टी की वैल्यू 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन 10 डिग्री से 30 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 kg के लिए कम हीट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन 5 kg ज्यादा मास के लिए ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। तो यहां से हमें दूसरी चीज पता लगी कि जो हीट है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे हीट सप्लाई भी करनी पड़ेगी ज्यादा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस चाहे आप कांस्टेंट भी रखो। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। तो यहां इन दोनों इक्वेशन से यदि आप इन्हें दोनों को कंबाइन कर दें तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू डेल्टा टी। और यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैपिटल C, जिसे हमने स्पेसिफिक हीट के नाम से डिनोट करते हैं, तो ये फॉर्मूला आपका जनरेट हो गया, Q बराबर mc डेल्टा टी, जो हम 9th क्लास से यूज करते आ रहे हैं। m मास है, C आपकी स्पेसिफिक हीट ऑफ द फ्लूइड है, और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है। यदि आप यहां से देखेंगे तो C बराबर Q अपॉन m डेल्टा टी। तो यदि आप डेफिनेशन बनाना चाहें किसकी? स्पेसिफिक हीट की, तो C किसके बराबर होगा? Q के। यदि m की वैल्यू 1 हो और डेल्टा टी 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो हम ये भी कह सकते हैं, स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन बना सकते हैं, द स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड for 1 kg of mass to increase the temperature by 1 degree centigrade is known as specific heat of the fluid। तो बढ़ते हैं आगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे आगे हम क्वेश्चंस में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में वर्क को सीखा और आज हमने थोड़ा सा हीट के बारे में नॉलेज लिया।
अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, जो कि आप पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, अपितु इसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। चलिए, तो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट किसके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं और इसके कुछ केसेस हैं कि हमें क्या क्या इस लॉ से पता चलता है, वो सारी चीजें अब हम निकालेंगे। फॉर ए क्लोज सिस्टम आप जानते हैं 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। तो क्लोज में क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, मास ट्रांसफर नहीं होता। तो फॉर ए क्लोज सिस्टम अंडर गोइंग ए साइकिल, साइकिल का मतलब क्या है कि जिस स्टेट से चले उसी पर वापस आ गए। जैसे यहां पर आप देखें तो यहां पर 2 साइकिल जनरेट हो रही है, 1A2B1 और 1A2C1। तो अंडर गोइंग ए साइकिल, फॉर ए क्लोज सिस्टम अंडर गोइंग ए साइकिल द नेट हीट ट्रांसफर, मतलब समेशन ऑफ Q, द नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। और ये लॉ वैलिड है साइकिल के लिए, और चाहे प्रोसेस रिवर्सेबल हो या इरिवर्सेबल हो। तो ये तो हो गया स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे हमने वर्क डन में निकाला था कि वर्क जो है वो एक पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन नहीं है, इसीलिए वर्क डन को हमने डी से और ऊपर एक डैश लगाया था, जिससे कि वो ये बताता है कि ये इनएग्जैक्ट फंक्शन है। तो यहां पर पहले हम ये देखेंगे हीट ट्रांसफर इसे पाथ फंक्शन है या नहीं है। चलिए, ये आपके पास दोनों साइकिल हैं। अब आप यदि पहली साइकिल को देखें 1A2B1, तो अभी हमने स्टेटमेंट से क्या सीखा कि समेशन ऑफ Q इज इक्वल टू समेशन ऑफ W। तो आप देखेंगे इस साइकिल के लिए dq 1A2 प्लस dq 2B1 इक्वल्स टू dw 1A2 प्लस dw 2B1। साइकिल के लिए आपका समेशन ऑफ Q विल बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ W। अब दूसरी साइकिल की बात करें जो कि कौन सी है 1A2C1, तो उसके लिए भी हमने लिख लिया dq 1A2 dq 2C1 dw 1A2 और dw 2C1। इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आप देखेंगे कि ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है तो आपके पास dq 2B1 माइनस dq 2C1 बचेगा, और इधर आपका ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो dw 2B1 माइनस dw 2C1 ये आपका बचेगा। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 डिनोट कर दिया। लेकिन हम पहले निकाल चुके हैं कि dw 2B1 का क्या मतलब है 2B1, तो इसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो इसके नीचे का सारा एरिया होगा, और dw 2C1 का मतलब है इस वाले कर्व के नीचे का सारा एरिया होगा, लेकिन ये एरिया इस एरिया के बराबर नहीं है, इसलिए dw 2B1 dw 2C1 के बराबर नहीं हो सकता, बिकॉज वर्क ट्रांसफर इज ए पाथ फंक्शन, वो पाथ पे डिपेंड करता है, और पाथ सी बी पाथ से ऊपर है, तो सी पाथ को फॉलो करने पर वर्क डन ज्यादा होगा और बी पाथ को फॉलो करने पर वर्क डन कम होगा। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। यदि ये इक्वल नहीं है तो इन दोनों का डिफरेंस 0 के बराबर नहीं होगा। यदि आप इसे इधर ले आओगे तो dw 2B1 माइनस dw 2C1 नॉट इक्वल टू 0, और यदि ये 0 के बराबर नहीं है तो ये वैल्यू भी 0 के बराबर नहीं होगी। तो dq 2B1 माइनस dq 2C1 इज नॉट इक्वल टू 0, या आप कह सकते हैं कि dq 2B1 इज नॉट इक्वल टू dq 2C1। यदि 2 से 1 पर आने के लिए b और c के लिए 2 से 1 पाथ b और c को फॉलो करने पर dq की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब एंड पॉइंट्स
1 और 2 तो सेम है दोनों के लिए, 2 1 आर सेम, बट हीट ट्रांसफर इज नॉट सेम, नॉट इक्वल है, सो इट इज नॉट ए प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज ए पाथ फंक्शन एंड इट इज इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इसीलिए पूरी थर्मोडायनेमिक्स में आप जब भी W को या Q को लिखेंगे तो उसके आगे जो D लिखा होगा उसको आप ऐसे कट कर देते हैं, जो कि ये बताता है कि ये एक इन एग्जैक्ट फंक्शन है या ये एक पाथ फंक्शन है, ये एक प्रॉपर्टी नहीं है, ये एंड पॉइंट्स पर या स्टेट्स पर डिपेंड नहीं करता। तो पहला हमारा जो हमने सीखा कि हीट ट्रांसफर इज ए पाथ फंक्शन। हम क्या देखने जा रहे हैं, एनर्जी इज ए प्रॉपर्टी। पहले इसको समझते हैं कि दोनों में हीट ट्रांसफर और एनर्जी, इन दोनों में कैसे एनर्जी की फॉर्म आई निकल के, और उसको हमने कैसे प्रूव करेंगे कि ये एक प्रॉपर्टी है। ये दोनों का डिफरेंस तो एक प्रॉपर्टी निकल के आएगा, लेकिन दोनों अपने आप में इनएग्जैक्ट फंक्शन है। वर्क डन की बात करें या हम हीट की बात करें, तो सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट लॉ इक्वेशन 1, जो हमारी इक्वेशन 1 ये है, इसके द्वारा इस इक्वेशन को हमने दोबारा लिख लिया, dq2b1 माइनस dq2c1 इक्वल्स टू dw2b1 माइनस dw2c1। अब आपको क्या करना है, सिर्फ कि जो 2b1 वाला है वर्क डन उसको इधर ले आना है और 2c1 वाला जो हीट है उसको इधर ले जाना है। तो dq2b1 माइनस dw2b1 ये एक साइड में आ गया आपका, इक्वल्स टू ये इधर जाके पॉजिटिव हो गया dq2c1 माइनस dw2c1। अब यदि आप इन दोनों को देखेंगे तो दोनों के लिए 2c1 ये सेम है, तो मैं लिख सकता हूं dq माइनस dw2b1 इज इक्वल्स टू dq माइनस dw2c1। तो स्टूडेंट्स dq माइनस dw2b1 इज इक्वल्स टू dq माइनस dw2c1। तो यदि आप ध्यान से देखें तो 2b1 और 2c1 चाहे 2 से 1 पर b के द्वारा जाए, चाहे 2 से 1 पर c के द्वारा जाए, मतलब दोनों के लिए इन दोनों का डिफरेंस इक्वल है। इसका मतलब ये डिफरेंस जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। कहां पर डिपेंड करता है, स्टेट पॉइंट्स पर, 2 पर और 1 पर, क्योंकि b पाथ के लिए और c पाथ के लिए डिफरेंस की वैल्यू इक्वल है। सो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर निकलेगी। तो हमने, क्योंकि यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो इस पर डिपेंड करती है या इस पर डिपेंड करती है, तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू कहीं ना कहीं आएगी। और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ये अपने आप में क्या है, एनर्जी की फॉर्म। तो इसको हमने बीई के नाम से डिनोट कर दिया, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, स्टेट पॉइंट पे डिपेंड करता है, और उसकी स्टेट पॉइंट पर डिपेंड करेगा तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी, जिसको हमने एनर्जी से डिनोट किया। और ध्यान दीजिए कि इस ई के आगे मैंने डी लगाया है और इन दोनों के आगे जो डी है वो उनको मैंने इनएग्जैक्ट फॉर्म में लिखा है, उसको काट दिया है कि हीट और वर्क डन अपने आप में पाथ फंक्शन है, हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर, बट इन दोनों का डिफरेंस एक प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी एक एग्जैक्ट फंक्शन है जो कि स्टेट पर डिपेंड करती है। तो ये आपका किसके लिए हो गया, दिस इज फर्स्ट लॉ फॉर क्लोज्ड सिस्टम
अंडरगोइंग रिवर्सेबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्योंकि पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, तो 2B1 और 2C1 सेम है, बी और सी के लिए इक्वल है। तो अब इन दोनों के बीच में चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे इन दोनों के बीच में इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, तो इन दोनों के लिए ये आपका फर्स्ट लॉ जनरेट हो गया। बट dw इक्वल्स टू pdv फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। सो dq minus pdv equals to de for closed system undergoing reversible process। तो स्टूडेंट्स, ये हमने फर्स्ट लॉ का इक्वेशन जनरेट किया कि डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू बराबर डी फॉर क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग एनी प्रोसेस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। बट यदि वर्क डन की जगह पर हम पीडीवी लिखेंगे, क्योंकि पीडीवी कब होता है, जब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, तो हमारी ये इक्वेशन जनरेट हो जाएगी डी क्यू माइनस पी डीवी इक्वल्स टू डी। लेकिन ये इक्वेशन कब वैलिड होगी, केवल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अंडरगोइंग क्लोज सिस्टम। अब ये जो E होती है, E इक्वल्स टू होती है सम ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्लस माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज, जिसमें मेनली U प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी भी और भी बहुत सारी, लेकिन उन सब की वैल्यू इन सब के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। तो हम डी की जगह पर डी यू प्लस डी काइनेटिक एनर्जी प्लस डी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। बट डी काइनेटिक एनर्जी एंड डी potential energy are negligible as compared to internal energy, that is du। so de equals to du, और यदि d इक्वल्स टू डी यू हो गया तो हमारा जो फर्स्ट लॉ की इक्वेशन अभी हमने जनरेट करी थी वो कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएंगी कि डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू बराबर डी यू, किसके लिए, फॉर क्लोज्ड सिस्टम undergoing reversible और irreversible process। क्योंकि d की वैल्यू du के बराबर हो गई, तो ये हमारी इक्वेशन जनरेट हो गई किसके लिए, फॉर क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। और अभी आपने लास्ट इक्वेशन में भी देखा कि फॉर रिवर्सिबल process dw equals to pdv, so dq minus pdv equals to du। ये इक्वेशन हमारी फॉर क्लोज्ड
system undergoing reversible process only. इस इक्वेशन का आप सबसे ज्यादा यूज करेंगे और स्टूडेंट नेक्स्ट रन पे हम 2 से 3 न्यूमेरिकल करने वाले हैं फर्स्ट लॉ के ऊपर, और जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हर बार आप यदि यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे तो हर बार इस चैप्टर से वर्क डन या रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला, क्योंकि इसमें भी वर्क डन का उपयोग हो रहा है, कहीं ना कहीं एक न्यूमेरिकल 7 से 10 नंबर की रेंज में आपको मिलता ही है। आप पिछले कुछ वर्षों के यदि AKTU वगैरह यूनिवर्सिटीज के देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर्स बिल्कुल मत स्किप करिएगा, और स्किप ना हो तो इसके लिए जरूरी है सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।